So good afternoon everyone. I hope you're liking the classes, understanding things. अब इस संडे को आपका टेस्ट रहेगा, पहले सब्जेक्टिव और उसी के साथ ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा। दोनों चीज़ें करनी है आपको। टॉपिक्स में बता देता हूँ आपको। कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, इलेक्ट्रिक डायपोल, ये करने हैं। कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उसी का पार्ट है। सर ऑनलाइन ऑफलाइन होगा टेस्ट? क्रिश मेरे भाई ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है। अभी आप 2-3 जगह जा पा रहे होगे जो आपके घर के काफ़ी पास हैं। आप मेरे घर आओ एक बार। सेक्टर 13, सेक्टर 7 दोनों लॉक्ड हैं और 3 मई से सुनने में आ रहा है कि कंप्लीट लॉकडाउन लगेगा करनाल में। ठीक है सर, दोनों टेस्ट एक दिन ना लो, फिर दिए जाते। आपको बल्कि बेनिफिट होगा उसका, क्योंकि मैं अभी जो सब ऑब्जेक्टिव टेस्ट लूंगा वो टफ नहीं लूंगा, इजी लूंगा। सर नहीं, ऐसे कर लो ना, एक दिन सब्जेक्टिव कर लो फिर अगले दिन ऑब्जेक्टिव। सर वो ठीक रहेगा। मैं आपकी बात ही मान लेता हूँ। तो ऐसा आज क्या हो गया, आज फ्राइडे है क्या? यस सर। तो संडे को आपका सब्जेक्टिव टेस्ट है और मंडे को आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। ऐसा कर लेते हैं। यस सर। ठीक है भाई, सभी ने सुन लिया। प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक बार सिलेबस दोबारा बताना सर आपने। द कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपको। जो टेस्ट आपका होगा उसका सिलेबस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डायपोल और इनसे पहले जो था कूलम्स लॉ, ये रहने वाला है। ठीक है राइट? सर इस संडे को होगा? हाँ हाँ बिल्कुल संडे को। ठीक है। दिस विल बी ऑन संडे। और अभी तो टेस्ट ऑनलाइन ही करने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है हमारे पास, बट आप तैयारी करके अच्छे से टेस्ट दो। ठीक है। और मंडे को आपका इन्हीं टॉपिक्स का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ये सब्जेक्टिव था। सर गॉस थ्योरम इंक्लूडेड होगा? सॉरी, गॉस थ्योरम नहीं, गॉस अभी नहीं करेंगे सर। आज तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम मैं और नेक्स्ट वीक में एक आध प्रैक्टिस करवा के फिर डालूंगा। हाँ कृष्ण बोलो। सर संडे को तो क्लास भी है, तो आप मतलब टेस्ट का टाइमिंग क्या रखोगे सर? टेस्ट का टाइम हम इवनिंग में रखेंगे 5 बजे का। ठीक है, ओके सर। टेस्ट इवनिंग 5, दैट इज 5 PM। ठीक है, तब तक आपको पूरा दिन मिल जाएगा, आराम से प्रिपेयर करो। ठीक है, टेस्ट के बारे में किसी को और पूछना तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे पढ़ना शुरू कर देते हैं। राइट, सो कल हमने स्टार्ट किया गॉस थ्योरम। तो समझे ध्यान से कि गॉस थ्योरम को लेके जो हम इंपॉर्टेंट चीजें समझ पाए वो ये थी। यहाँ पे मैं हरगुन को स्पेसिफिकली बोलूंगा। हरगुन, अगर आपको लगे कि चीजें समझ नहीं आ रही तो आप बेशक से चले जाना, रिवीजन क्लास में करवा के फिर मैं आपको ऐड ऑन कर दूंगा, और समझ में आए तो डियर करते रहना। गॉस थ्योरम में हमने अंडरस्टैंड किया इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई E। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से समझते हैं हम। सरफेस ds मतलब सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस। एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। दैट्स चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस जिसमें अंदर वाले चार्जेस का इफेक्ट भी कंसिडर होगा और बाहर वाली फील्ड्स, बाहर वाले चार्जेस का इफेक्ट भी कंसिडर होगा। लेकिन राइट हैंड साइड में जो चार्ज है, दिस इज ओनली एंड ओनली द एनक्लोज्ड चार्ज। कारण क्या है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप सारी कंसिडर कर लोगे, लेकिन जो बाहर के चार्जेस की फील्ड होती है या बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फ्लक्स जीरो बनता है। इसीलिए जो फ्लक्स बनता है उसमें कंट्रीब्यूशन सिर्फ कौन से चार्जेस का आता है, जो एनक्लोज्ड चार्जेस है। तो ये सारी बातें आपसे डिस्कस हो गई थी। गॉस थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर क्लोज सरफेस, लेकिन वो क्लोज सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हम लोग गॉसियन सरफेस बनाते हैं। हाँ, गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताती है, लेकिन उसे यूज किया जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए भी। किस केस में? जब चार्ज कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिक होती है। तो सिमेट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए गॉस थ्योरम यूज कर सकते हैं।
ठीक है, तो देखें जरा, उसमें कुछ पॉइंट्स में लिखवा रहा था, मैंने आपको बताया था कि गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है। गॉसियन सरफेस कैसा हो सकता है, मैंने कल आपको ये तो नहीं लिखवाया था ना कि स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल भी, वहां पे पहुंचे थे हम जस्ट, है ना? यस सर। हाँ, मैंने आपको ये लिखवा दिया था कि गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा और ऐसा होना चाहिए गॉसियन सरफेस कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पैरेलल हो या उसके परपेंडिकुलर हो। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस द फ्लक्स बिकम जीरो, इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो फ्लक्स फाइंड करना आसान हो जाता है, बिकॉज दैट इज सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है, हाँ, तो अब लिखें जरा, वी mostly use one of the following। ये हाँ जी नंदन, सर ये कल वाले के बाद ही लिखना सर ये। हाँ, उसके कॉन्टिन्यूटी में लिखना है। वहां तक मैंने आपको बता दिया था गॉसियन सरफेस के बारे में कि क्या होता है, अब बता रहा हूँ कि कौन कौन सा यूज कर सकते हैं। वी मोस्टली यूज वन ऑफ फॉलोइंग surface, one of the following surface as Gaussian surface, one of the following surface as Gaussian surface। तो पहला spherical surface। तो साथ साथ ये समझते हैं भाई स्फेरिकल सरफेस को गॉसियन सरफेस कहाँ यूज किया जाएगा। ऐसे देखिए, अगर मैं ऐसे स्फेरिकल सरफेस बनाऊं तो उसके केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हो, यहां से बाहर निकल रही हैं, इधर निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं, तो ही तो इसका यूज है, अदरवाइज तो इसका कोई यूज नहीं है। तो ऐसी फील्ड लाइंस किस केस में निकलेंगी, जब सेंटर पे पॉइंट चार्ज रखा हो, या एक और चीज समझना, सेंटर पे पॉइंट चार्ज के अलावा अगर हमें ऐसा एक स्फेरिकल सरफेस भी दिया गया हो, मान लो ये एक स्फेरिकल सरफेस है जिसके ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है, तो उसकी फील्ड लाइंस भी तो ऐसी बनेंगी। तो मुझे क्लैरिटी आई कि मैं गॉसियन सरफेस अगर स्फेरिकल यूज करना चाहता हूं तो दो सिचुएशंस में मोस्टली करूंगा। कौन कौन सी? पहला तो पॉइंट चार्ज के केस में, और दूसरा स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के केस में। लिखे प्लीज, लिखें। इट इज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड due to a point charge and spherical distribution of charge ठीक है, दिमाग में इसको डालो ठीक से कि जो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसकी वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही निकलेगी जैसे उसके सेंटर से निकल रही हो। तो पॉइंट चार्ज हो या स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इनके केस में हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यूज करते हैं। उसका बेनिफिट देखो, ऐसा क्यों करते हैं यार, जब गॉस थ्योरम लगाओगे तो मेन मुद्दा है इसे सॉल्व करना, E.ds, मानते हो? अब इसमें खास बात क्या है, अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दें, अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर आ जाए, पैरेलल को तो फंडा ही छोड़ देते हो तो जीरो हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर आ जाए तो मैं सीधा सीधा E इंटू एरिया लिख के सॉल्व कर सकता हूँ। तो स्फीयर के केस में जैसे यहाँ आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है तो सॉल्व करना कितना आसान हो गया, मैं सीधा सीधा लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू कितना होता है एरिया, 4 पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर। ये मैंने जानबूझ के पूछा क्योंकि कल आप में से काफी लोग 4/3 पाई आर स्क्वायर बोल रहे थे, है ना? तो अच्छे से सर वो वॉल्यूम दी, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया बिकम्स 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये था स्फेरिकल के केस में। अब अगर हम सेकेंड सरफेस की तरफ जाते हैं तो बनता है सिलिंड्रिकल। लिखें जरा, सेकेंड गॉसियन सरफेस इज सिलिंड्रिकल, राइट? अब जो सिलिंड्रिकल सरफेस होता है वो किस केस में बनता है, जैसे एक तो मैंने कल आपको एग्जांपल दिया हो, शायद आपके हाथ में जो इस टाइम पेन है, उस पेन के अंदर जो रिफिल है, उस रिफिल को तो मानो कि लाइन ऑफ चार्ज है, मतलब उसके ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है, तो उसे अगर ढंग से कवर करना चाहते हो तो कैसा सरफेस चाहिए, जो कि आपका कवर है। कवर कैसा है? सिलिंड्रिकल। तो एक बार फिर सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर पेन के रिफिल के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है तो उस चार्ज रिफिल को कवर करने के लिए, ठीक से कवर करने के लिए कैसा सरफेस बनाना पड़ेगा?
सिलिंड्रिकल बनाना पड़ेगा। बाकी चीजें मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, साथ साथ करते जाइए। मान लीजिए ये है हमारा लाइन ऑफ चार्ज, देख पा रहे हैं, ये लाइन ऑफ चार्ज है जो ग्रीन वाली लाइन लगाई। अब इस लाइन ऑफ चार्ज के अबाउट अगर, मतलब कुछ पोर्शन के अबाउट अगर मैं ऐसे करके ये सिलिंड्रिकल सरफेस बना दूं, आप साथ साथ बनाते जा सकते हैं, ऐसे एक सिलिंड्रिकल सरफेस बना दूं, तो बच्चों जो इस लाइन ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनाई जा सकती है, देख सकते हैं ऐसे, इधर भी और इधर भी। देख सकते हैं। और इसे और अच्छे समझाऊं तो मेरी तरफ देखना जरा, ये ऐसे करके सिलेंडर बनता है पूरा, ऐसे करके। तो जो लाइन ऑफ चार्ज होगी उससे ऐसे हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। मैं दोनों हाथों को यूज कर देता हूँ, देखो ऐसे करके हर तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। तो इसमें तो मैं 2D बना रहा हूँ इसलिए आप ऐसे देख पा रहे हैं। जस्ट इमेजिन आप जिस रूम में बैठे हैं वो रूम सिलिंड्रिकल है। सिलिंड्रिकल पता है कहाँ पे देखते हैं हम लोग? पार्क में छोटे बच्चों के झूले नहीं होते जिसमें स्लाइड करते हैं, वो कई जगह कई बार कवर्ड होते हैं। तो उस झूले को इमेजिन करो, आप वाटर पार्क में जाते हो, जो वो क्या बोलते हैं, उसमें स्लाइडर्स होते हैं, उन स्लाइडर्स में भी ऐसी फील आती है, वो पूरी तरह से कवर्ड होते हैं, जो सिलिंड्रिकल होते हैं। अब सोचो उसके बीच में एक लाइन जा रही है, उस लाइन से हर तरफ लाइट निकल रही है, लेजर निकल रही है, ये इमेजिनेशन चाहिए, तो वो बन गया यहाँ पे। तो ये बीच वाली लाइन है, इससे ये हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई। क्या आपको समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? सर एक बार दोबारा बताना। यस सर। आप इमेजिन करो कि वाटर पार्क में जो स्लाइडर झूला होता है जिसके अंदर से हम स्लाइड, सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। वॉइस क्रैक हो रही है, बाकियों को भी क्रैक हो रही है क्या? सही है नो सर। सर। एक बार आपके एंड पे कोई सर दिक्कत? हो रही है। हाँ चलो कोई बात नहीं, बस आज वियर कर लो, आज शाम तक ये एयरटेल वाला लग जाएगा वाईफाई, उसके बाद दिक्कत खत्म हो जाएगी। सुनिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जब वाटर पार्क में हम जाते हैं तो जो वो सिलिंड्रिकल नहीं होता ऐसे झूला जिसके अंदर से स्लाइड करके जाते हैं और फिर पानी में गिरते हैं, मान लो उसके बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन बना रखी है, जैसे एलईडी लाइट नहीं होती है, ऐसे लाइन बना रखी है, और उससे हर तरफ लाइट निकल रही है, लेजर लाइट हर तरफ, तो वो आपको लाइनें से बनी हुई दिखाई देंगी। तो ये सेंट्रल लाइन, इससे हर तरफ ऐसे लाइनें बनी हुई दिखाई देंगी, वो इसको स्फेरिकल सिलिंड्रिकल सरफेस को क्रॉस कर रही है। अब कुछ थोड़ा बहुत इमेजिनेशन आया क्या? यस सर। चलो ठीक है। तो अब देखें इसमें क्या होगा, जो ये वाला सरफेस है देख पा रहे हैं, इस सरफेस के तो ये फील्ड लाइंस हो जाएंगी पैरेलल, तो इसमें तो फ्लक्स जीरो बनेगा, ऐसे ही इसमें भी फ्लक्स जीरो बनेगा, तो जो फ्लैट फेसेस थे उनमें फ्लक्स बन गया जीरो। लेकिन जो ये कर्व वाला पार्ट है, इस कर्व वाले पार्ट पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे परपेंडिकुलर जाएंगी। तो अब मुझे यहाँ पे कंसिडर करना है, इसकी लेंथ L मान लेता हूँ और इसकी रेडियस R मान लेता हूँ। तो कोई बच्चा मुझे बताए, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो जो सिलिंड्रिकल कर्व्ड सरफेस है उसके ऊपर E डॉट ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E इंटू, कोई बताए? पाई आर स्क्वायर एल। ना 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 ना, तेरे को यार वॉल्यूम ज्यादा पसंद है क्या? विथ और वॉल्यूम बोल रहे, 2 पाई आर एल 2 पाई आर एल। तो ये बताओ क्या बता रहे हो? सो इट विल बी 2 पाई r इंटू एल। ठीक है, आई होप क्लियर हो आप लोगों को। तो देखो क्यों हम सिलिंड्रिकल कंसिडर करेंगे, सिलिंड्रिकल में अगर ये जो कर्व सरफेस है इसे यूज करना पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर हुई, तो E इंटू 2 पाई RL आ जाएगा। अगर बाई चांस कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन यूज हुई जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऐसे करके परपेंडिकुलर हो बाई चांस, तो ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ये वाला एरिया आ जाएगा, उसमें जो आपका सिलिंड्रिकल पार्ट है उसका जीरो बन जाएगा। तो इतना समझना काफी था कि गॉसियन सरफेस हम कौन कौन सा यूज करेंगे। हम या तो स्फेरिकल कंसिडर करेंगे या फिर सिलिंड्रिकल कंसिडर करेंगे। एक मिनट दो मुझे जरा, एक मिनट दो, सॉरी। देखिए जरा, मतलब आपको अभी तो ये समझना था कि जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा कैसा हो सकता है और किस सिचुएशन में बनाया जा सकता है। भाई एक ये स्फेरिकल हो सकता है, ये पॉइंट चार्ज के केस में, या फिर स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, और जो दूसरा है वो ये सिलिंड्रिकल बन सकता है। अभी मैंने इसका एक ही तरीका बताया कि ये लाइन ऑफ चार्ज के केस में आप बना सकते हो, और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी बताता जाऊंगा। अब स्टार मार्क करके लिखो गॉसियन सरफेस के बारे में और इंपॉर्टेंट चीज लिखिए जरा, लिखिए गॉसियन सरफेस इज ड्रॉन
सिमेट्रिकली, मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे बनाना है। गॉसियन सरफेस इज ड्रॉन सिमेट्रिकली around the given charge configuration, such that it passes through the point where electric field is to be calculated, Sir, such that it passes through the point where electric field is to be calculated, ठीक है। आपको चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दी जाएगी, इसे ऐसा बनाना है कि चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के अबाउट ये सिमेट्रिक भी रहे और ये उस पॉइंट से भी पास करे जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। हो गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें, शाबाश। गॉसियन सरफेस कैन नॉट बी ड्रॉन through a point charge. मतलब गॉसियन सरफेस एक पॉइंट चार्ज के ऊपर से पास नहीं कर सकता, या ऐसा कहूं कि गॉसियन सरफेस के ऊपर एक पॉइंट चार्ज कंसिडर नहीं किया जा सकता। सो इट शुड बी ड्रॉन सच दैट इट डज नॉट पास थ्रू ए पॉइंट चार्ज। तो उसको मैं सिंपल ऐसे बना के दिखा रहा हूँ। गॉसियन सरफेस क्लोज होना चाहिए ना, ये बनाया क्लोज सरफेस। आप ऐसा इमेजिन नहीं कर सकते कि यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हो, ये पॉसिबल नहीं है भाई। इसका कारण क्या है? कोई कारण बता सकता है इसका क्या होगा? हम सॉल्व क्या करना चाहते हैं? हम सॉल्व करना चाहते हैं E.ds। एनी हाउ E.ds मतलब फ्लक्स। यार एक पॉइंट चार्ज की खुद के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? इनफाइनाइट, k/r²। r 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनफाइनाइट। तो सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है कि सर एक पॉइंट चार्ज के खुद की वजह से उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होती है, इसीलिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, गॉसियन सरफेस एक पॉइंट चार्ज से पास होते हुए नहीं बनाया जा सकता। तो अब क्वेश्चन आता है, जैसे कल पुष्पांजलि ने पूछा था कि तो क्या सर ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर और बाहर एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन पास कर रही हो? तो यस पुष्पांजलि, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अगर मैं इस तरीके से एक लाइन ऑफ चार्ज कंसिडर करूं कि अंदर भी कुछ चार्ज है और बाहर भी कुछ चार्ज है, ये सपोज यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, तो ऐसा हो सकता है। दिस इज क्वाइट पॉसिबल। तो लिख दें स्टार मार्क करके, वेयर एज इट कैन पास थ्रू a continuous charge distribution, whereas it can pass through a continuous charge distribution। ठीक है। तो गॉसियन सरफेस से निकालना तो फ्लक्स ही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को इनफाइनाइट माना जा सके, इसीलिए चार्ज के ऊपर से पास नहीं कर सकती। लेकिन जब कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है तो वो सारे चार्जेस मिलकर जो कॉन्ट्रीब्यूशन बनाते हैं कंसिडर किया जा सकता है। दैट्स क्वाइट पॉसिबल। उसके अलावा बच्चों कुछ पॉइंट्स मैंने आपको कल लिखवा दिए थे कि जो लेफ्ट साइड में ई आता है, ये जो ई आता है, दिस ई इंक्लूड्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल पॉसिबल चार्जेस, और राइट साइड में जो क्यू आता है दैट इज बेसिकली द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अबाउट यूजेज ऑफ गॉसियन सरफेस। अब चलो मैं आपको बहुत ही आसान सा क्वेश्चन देता हूं इसका करने के लिए। क्वेश्चन करें, ये मैंने एक स्फीयर बना दिया, बनाए शायद साथ में आप लोग भी। दिस इज स्फीयर, ये इसका सेंटर आ गया, ठीक है। और इस स्फीयर के थ्रू ऐसे करके एक लाइन ऑफ चार्ज पास कर रही है बिल्कुल सेंटर से। यहां से बना देता हूं, ये एक लाइन ऑफ चार्ज पास कर रही है। इस लाइन ऑफ चार्ज के ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अब मेरे ख्याल हर कोई क्लास में ये बात समझता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज ऑन यूनिट लेंथ। और बच्चों इस स्फीयर की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है। सुनते जाएं,
this sphere, जैसे फुटबॉल होती है, sphere has a radius r and there is a line of charge that passes through it along the diameter whose linear charge density is lambda. Calculate, अब क्वेश्चन लिखें, calculate total electric flux, calculate total electric flux linked with sphere, total electric flux linked with sphere. कर दीजिए सॉल्व. कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई लिख दिया ना आप, सीधा फाई लिख दो, अब तो समझते हो फाई का मतलब क्या है. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद स्फीयर. करें शाबाश, सॉल्व करके बताएं. सो पहली चीज जो हमें सोचनी चाहिए, क्या ये क्लोज सरफेस है? क्लोज्ड सरफेस है तो यस सर। यस. अच्छा क्लोज सरफेस है, अरे इसका मतलब तो गॉस थ्योरम लगेगी. ऐसे सीखना पड़ता है, इसका मतलब गॉस थ्योरम यूज होगी. अब भाई गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है? चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन बताओ इसमें क्या बचा, अब तो बता ही सकते हो आसानी से. तो किसी बच्चे ने चैट में आंसर किया हुआ है, मैं देख लेता हूँ. लैम्डा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट. थोड़ा और ध्यान से सोचो, कुछ थोड़ा सा मिस कर दिया आपने. काइंडली पे अ लिटिल मोर अटेंशन. आपको यहां से लेके यहां तक का सारा चार्ज नहीं चाहिए वाला. ये टोटल लेंथ ओके है, ठीक है सर. टोटल लेंथ 2r है. यस सर. बच्चों ध्यान से आंसर करो ना. टोटल चार्ज कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ लैम्डा इनटू r. क्लियर? लैम्डा को 2r से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल चार्ज आ गया. हाँ, सो लैम्डा को 2r से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, बस इतना सा आंसर है, कुछ भी नहीं. आया सबको समझ में? यस सर. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सा इससे बेटर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिर से मैं एक स्फीयर कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, और इस बार भी एक लाइन ऑफ चार्ज कंसिडर कर रहा हूं, लेकिन वो लाइन ऑफ चार्ज ऐसे पास करके जाती है. ये बन गई, बना दीजिए लाइन ऑफ चार्ज जिसकी की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है. और बच्चों ये सेंटर से ऐसे करके d डिस्टेंस से पास करती है और इस स्फीयर की रेडियस कैपिटल R है. डायग्राम पहले बना ले फटाफट से. ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर की रेडियस R है, इसके सेंटर से d डिस्टेंस पे ऐसे करके एक लाइन ऑफ चार्ज पास कर जाती है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है. तो बच्चों कैलकुलेट फाई ई. स्फीयर से कितना फ्लक्स पास करके जा रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है. करें शाबाश जल्दी से. आपके पास 1 मिनट का समय है, 1.5 मिनट का, 2 मिनट का, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 मिनट है आपके पास, करके बताओ. सभी देखें ध्यान से. व्हाट वी नीड इज, वी नीड चार्ज. कहां से कहां तक का चार्ज? यहां से लेके और यहां तक का. ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ तो मुझे ऑलरेडी पता है. इफ समहाउ आई कैन कैलकुलेट द लेंथ, आई विल बी एबल टू सॉल्व इट. तो देखिए क्या करेंगे, ये लेंथ निकालने के लिए यहां से मैं ऐसे ज्वाइन करता हूं. देखो समझ सकते हैं, रेडियस बन गई और ये डिस्टेंस d बन गया. मैं इसे नेमिंग कर देता हूं OPQ. ध्यान दीजिए, OPQ में आपको PQ सॉल्व करना है. तो PQ बेस बन गया, सपोज ये हाइपोटेन्यूज है R, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस, बस इसको यूज कर देंगे. तो जो टोटल लेंथ मुझे चाहिए, टोटल लेंथ that will be equal to twice of under root of r square minus d square. ठीक है ना? यहां से यहां तक का बन गया अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. मुझे टोटल चाहिए था उसका ट्वाइस बन गया, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. तो देखो जो चार्ज एनक्लोज्ड बन गया वो बन गया लैम्डा इनटू दिस, यानी ट्वाइस ऑफ लैम्डा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. अब देखिए फिर ये चार्ज आ गया, आपको फ्लक्स निकालना है. फ्लक्स कैसे निकलेगा? चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो 2 लैम्डा अंडर रूट ऑफ r square minus d square divided by epsilon naught. So this is what we do here. Yes, kindly tell me, have you been able to understand this? Yes sir. ठीक है. खुशी आप बीच में कहीं मिस आउट हो गए थे तो ध्यान रखें.
समझे इस बात को कि हमें टोटल लेंथ चाहिए थी, लेंथ निकालने के लिए √r² - d² का डबल किया, उसको लेके सॉल्व कर दिया। That's it. चलिए आगे करते हैं। तो ये मैंने यहाँ से समझाया आपको कि गॉस थ्योरम कैसे अप्लाई की जा सकती है। अब मैं प्रॉपर वो डेरिवेशनल पार्ट आपको करवा रहा हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लिखें एप्लीकेशंस। फर्स्ट वन, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a point charge, due to a point charge, and hence prove Coulomb's law. To find electric field due to a point charge and hence prove Coulomb's law. Coulomb's law आप जानते हैं दो चार्जेस के लिए होता है, k q1 q2 upon r², उसे भी प्रूव करेंगे फर्दर। तो पहले तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले क्या करें, एक गॉसियन सरफेस बना लें जिसके कि सेंटर पे रखा हुआ है वो पॉइंट चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। दिस इज द पॉइंट चार्ज Q। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली आप निकालना चाहते थे r डिस्टेंस के ऊपर। ध्यान देना, आप इस r डिस्टेंस के ऊपर ये जो पॉइंट बना रहा हूं P, इस P पॉइंट पे आप Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते थे, इसीलिए आपने ड्रॉ किया एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। वो मैं लिखाऊंगा, उसमें कवर हो जाएगा। पर साथ साथ देखिए भाई, इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। और आप लोग समझते हैं कि जो एन कैप बनेगा सरफेस के ऊपर, जो एन कैप बनेगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। ये बन गया एन कैप। तो इतना डायग्राम आप कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। सेंटर के ऊपर चार्ज Q है, रेडियस R है, सरफेस का जो नॉर्मल है, नॉर्मल एन कैप, और Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E, और इस स्फीयर की रेडियस R है। अब लिखिए जरा, लिखिए कंसीडर a spherical Gaussian surface, of radius R, passing through the point where electric field is to be calculated. ठीक है, consider spherical Gaussian surface of radius R passing through the point where electric field is to be calculated, such that charge Q lies at its center. Charge Q lies at its center as shown in diagram. तो ये आपके सामने डायग्राम शो किया, हो गया ये? अब लिख दीजिए, it is clear that electric field has a constant magnitude. Electric field has a constant magnitude on the surface, and is directed perpendicular to it everywhere. Has a constant magnitude on the surface and is perpendicular to it everywhere. ठीक है ना, सभी देख सकते हैं। जैसे फुटबॉल होती है, फुटबॉल के सेंटर पे चार्ज रखा, उस चार्ज ऑन द सरफेस के बाद क्या था? एवरीवेयर, परपेंडिकुलर टू सरफेस एवरीवेयर। ठीक है, अब सुनो, जैसे आप फुटबॉल देखोगे, फुटबॉल के सेंटर पे अगर चार्ज रख दिया तो भाई उससे जब लाइनें निकालोगे, वो लाइनें हर जगह परपेंडिकुलर बनेंगी सरफेस पे। मोर ओवर, क्योंकि ये देखना, क्योंकि चार्ज से सरफेस का डिस्टेंस हर जगह आर होगा, तो इसीलिए हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी सेम आ जाएगी। ठीक है, अमन आप किसी दूसरे डिवाइस से एंटर करना चाह रहे हो क्या?
अमन, काइंडली टेल मी, क्या किसी दूसरे डिवाइस से एंटर करना चाह रहे हो? नो सर। अच्छा, आपके नाम से दो लोग एंटर करना चाह रहे हैं, पता नहीं कौन है। फाइन, दैट्स ओके, विल लीव दैट. So it is clear that electric field has a constant magnitude on the surface and is perpendicular to surface everywhere. तो ये बेसिक था जो पता होना चाहिए. देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है, गॉसियन सरफेस बनाना है, तो बनाने से पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया होना चाहिए कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, तभी आप ये कर पाएंगे. मैं नहीं कह रहा कि उसकी मैग्नीट्यूड पता हो, लेकिन उसका आइडिया हो कि कैसी होती है. तो अब लिखिए जरा, अप्लाइंग गॉस थ्योरम या अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम. अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम. अब पूरी स्टेटमेंट लिख दीजिए. इंटीग्रल E डॉट डी एस, इंटीग्रल E डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट. चार्ज enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये गॉस थ्योरम की बेसिक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसे हमें यूज करना है. अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं. E डॉट डी एस, हम देख पाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह परपेंडिकुलर है, तो लिखने को तो डायरेक्टली E इंटू 4πr² भी लिख सकते हैं, और थोड़ा लंबा सॉल्व करना है तो ऐसे लिख दो, क्लोज सरफेस E डी एस कॉस ऑफ 0. ठीक है, E डी एस कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड Q है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालो, इंटीग्रल ऑफ ds लिखो, दैट अगेन इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. फिर लिख दो E इंटू 4πr² एंड दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया. इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट Q बाय r². देख सकते हैं 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट Q बाय r². अब इसमें आप क्या करो, इसमें आप यहां पे मेंशन कर दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस. तो उसी का आफ्टर इफेक्ट था कि हमने थीटा को 0 कंसिडर किया नॉर्मल के साथ, और यहां पे आपने E को बाहर निकाला है. क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ E इज कांस्टेंट. लिख दीजिए, E हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड. E हैज कांस्टेंट. ठीक है सर, हमेशा स्फीयर का सरफेस एरिया क्यों लेना होता है? वे नहीं, जैसा सरफेस बनेगा वैसा ही एरिया लेंगे डियर. हमेशा नहीं होता. आज की क्लास में आप देखोगे सिलेंडर भी यूज होगा. अभी तो हमारे पास सिचुएशन ऐसी ना कि हम पॉइंट ऑब्जेक्ट को, पॉइंट चार्ज को कंसिडर कर रहे हैं. तो डियर, पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके लिए सिमेट्रिक सरफेस स्फीयर बनता है. हम जानते हैं कि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है, इसलिए स्फीयर कंसिडर किया. तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, मेरे कर्सर दिख रहा होगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह इसके परपेंडिकुलर है, हर जगह परपेंडिकुलर है. और आप ये वाला जो एरिया है इसे पूरा सॉल्व करना चाहते हो, तो देखना पूरा एरिया सॉल्व करना चाहते हो, डीएस का इंटीग्रेशन. तो जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि स्फीयर बोलते ही फुटबॉल को इमेजिन किया करो. फुटबॉल पे छोटे छोटे पैचेस होते हैं, वो एक पैच डीएस है. आप वैसे से सारे पैचेस को कवर करोगे तो क्या बन जाएगा? 4πr² बन जाएगा. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. तो यहाँ मैंने आपको बताया कि दोनों में क्या किया. थीटा को 0 लिखा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस है, और यहाँ पे E को इंटीग्रेशन से बाहर निकाला क्योंकि E कांस्टेंट है, इट हैज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड. अब ये जो ds का इंटीग्रेशन है पूरे सरफेस पे हो रहा है, इट बिकम्स 4πr². तो E बिकम्स इक्वल टू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट Q बाय r². तो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाल लिया. अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर तो है नहीं, तो आप चाहें तो डायरेक्शन भी देख सकते हैं. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्शन में है? n कैप या r कैप, कुछ भी यूज किया जा सकता है. तो हम लिख सकते हैं E इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट Q बाय r² n कैप. डन. अब क्या करना है, इससे गॉस थ्योरम कूलम्स लॉ प्रूव करना है. अब यार कूलम्स लॉ तो दो चार्जेस के लिए होता है,
तो आप सिंपली ऐसे इमेजिन करो, जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी है, अगर वहां पर एक चार्ज रखा होता तो दैट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मिल जाती? फोर्स। सबको ध्यान है ना, F = Q ही होता है। यस सर। तो Yes, sir. अगर यहाँ पर एक चार्ज Q2 बोल देता हूँ, Q2 लिखा रखा होता, तो उसके ऊपर ये Q कितनी फोर्स लगाता? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज। तो आप कह सकते हैं सर शुरू से क्यों नहीं दिखाया? तो अभी मैंने आपको जब ये स्टार्ट करा था आज का लेक्चर तो समझाया, गॉसियन सरफेस को मैं एक चार्ज के ऊपर से पास नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगी, सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए अभी हमने पॉइंट कंसिडर किया, अब हम लिखेंगे आगे। लिखिए, लिखिए, टू प्रूव कूलम्स लॉ, टू प्रूव कूलम्स लॉ, let us consider another charge. Let us consider another charge Q2 at point P. At point P. हो गया? फिर लिखिए as force will be equal to Q2 into E. फोर्स होती है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो F becomes equal to 1/4πε0 Q into Q2 upon R square n cap. That's it. आपने उठा के E की वैल्यू डाल दी। तो पहले तो आपने गॉस थ्योरम अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली, तो अब आपको कूलम्स लॉ प्रूव करना था। कूलम्स लॉ के लिए चाहिए दो चार्ज, तो एक तो Q था, दूसरे को Q2 मान लिया। सो 1/4πε0 Q Q2 upon R square आ गया, और n कैप क्या बन गई? डायरेक्शन ऑफ फोर्स बन गई। होप इट्स क्लियर। Yes, ठीक है, sir. लिख चुके हैं सभी, आगे बढ़े। चलो, ये आपका 2 to 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया, डेरिवेशन कम क्वेश्चन। सेकंड लिखिए, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अगर एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स सी। पहले डायग्राम बना लीजिए मेरे साथ साथ। ऐसे करके ये एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज कंसिडर करें। ऐसे आप चाहे तो इसे डार्क भी बना सकते हैं। दिस इज एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, और इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लैम्डा कंसिडर कर लेते हैं। आपको असाइनमेंट दिया गया है कि इससे ऐसे करके r डिस्टेंस के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। r डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, यहां तक आ जाता है। तो ये जॉब था, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इससे r डिस्टेंस के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए, आप इस पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। अब जैसे वेनी आप कह रहे थे, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे स्फेरिकल बनाऊं तो सोचो, आपको पहले थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अगर ऐसे लाइन ऑफ चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। आप मेरे हाथ में इस पेन को देख रहे हो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिन करूं तो कैसे करूंगा? इधर भी निकल रही है, इधर भी निकल रही है, हर तरफ निकल रही है, जैसे ये हाथ निकल रहा है ऐसे बाहर की तरफ फिंगर्स की तरह से। तो ये इमेजिनेशन पहले रखना पड़ता है। अब ये इमेजिनेशन है तो यहाँ पे क्या बन सकता है? सिलेंडर बन सकता है। तो अब हम सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। आई होप सबको क्लियर हुआ। यहां से एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना देते हैं। बना दो, शाबाश। बनाए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब इसमें क्या होगा, आप इसे ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ये वाला S1, ये वाला सपोज S2, और ये जो कर्व्ड वाला है ये सपोज S3। पूरे सरफेस को मैंने 3 अलग अलग सरफेसेस में स्प्लिट कर दिया, S1, S2, S3। नाउ आई हैव अ गुड आइडिया कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होने वाली है, तो उसे प्लॉट कर देता हूं।
I know that the electric field is going to be like this. ये एक बना दीजिए आप और शो कर दीजिए कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी तरह से सरफेस के ऊपर अगर आप एन कैप ड्रॉ करोगे तो वो भी इधर आ जाएगा सिलिंड्रिकल सरफेस के ऊपर। वंश ये समझ में आ रहा है वंश यहाँ पे? यस सर। देखना बच्चे ध्यान से, ये जो है सिलिंड्रिकल सरफेस बनाया, जैसे आपकी नोटबुक को फोल्ड कर दो ऐसे करके तो सिलिंड्रिकल बन जाता है। तो सिलिंड्रिकल सरफेस के बीचों बीच अगर एक लाइन है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रही है, ऐसे। ये देखो इधर से क्रॉस सेक्शन है, लाइंस ऐसे बन रही है, तो ये सरफेस के हर जगह परपेंडिकुलर बन जाएंगी। लेकिन जो ये फ्लैट वाला फेस होगा इधर वाला, इसके हो जाएंगी पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस का फ्लक्स 0 बनेगा और जो परपेंडिकुलर होगी उनका फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया बन जाएगा। तो आई होप डायग्राम आपने बना लिया है। अब लिखें जरा, लिखिए, let us consider an infinite line of charge. Let us consider an infinite line of charge having uniform charge density लैम्डा। ठीक है, ध्यान रखें, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, अब ये क्लियर रखें कि आपने जो ये लेंथ कंसीडर करी है, लेंथ एल कंसीडर करी है। एल लेंथ का तो हम लोगों ने मेंशन किया कि लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अब हम एल लेंथ चूज कर रहे हैं। लिखिए जरा, लिखिए नाउ। आवाज बहुत क्रैक हो गई सर आपकी। कोई नहीं, आ जाएगी, फिर से आ जाएगी। अब लिखिए जरा, नाउ ड्रॉ ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। Now draw a cylindrical Gaussian surface of radius r, cylindrical Gaussian surface of radius r, passing through the point where electric field is to be calculated. Passing through the point where electric field is to be calculated, such that सर पासिंग थ्रू इट। passing through the point where electric field is to be calculated, जहां पे electric field calculate करनी है। Passing through point P where electric field is to be calculated, such that it encloses a length L, of line of charge, length L of line of charge। ठीक है, वन लास्ट टाइम ध्यान से सुने। नाउ ड्रॉ अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस of radius r passing through the point where electric field is to be calculated, such that it encloses a length L of line of charge। ठीक है, अब लिखिए Q enclosed। Q enclosed कितना है इसके अंदर, कोई बताए मुझे बोल के। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसकी लेंथ हमने L एनक्लोज कर ली, तो Q enclosed कितना हो गया? लैम्डा इनटू एल। लैम्डा इनटू एल। वेरी गुड, क्योंकि लैम्डा है यूनिट लेंथ का चार्ज, एल लेंथ का चार्ज कितना हो जाएगा? लैम्डा इनटू एल हो जाएगा। इसके बाद बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने समझ ही लिया। वी आर क्लियर कि जो S1 और S2 मैंने फ्लैट सरफेस बनाए, इन पे फ्लक्स 0 बनेगा और सारा फ्लक्स इस कर्व्ड सरफेस से बनना है। तो लिख देते हैं, राइट डाउन, देखिए, नो फ्लक्स इज लिंक्ड, नो फ्लक्स इज लिंक्ड with flat
faces S1 and S2. No flux is linked with the flat faces S1 and S2 as electric field is parallel to both. As electric field is parallel to both. Parallel to both. ठीक है, फिर लिखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with curved surface equal to E into 2 pi RL. E into 2 pi RL. Because electric field is perpendicular to it and has constant magnitude. ठीक है, नो फ्लक्स इज लिंक्ड विद फ्लैट फेस क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, कर्व्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर भी और हर जगह कांस्टेंट भी है, तो इसीलिए फ्लक्स बन गया E इंटू Yes, sir. And perpendicular to it. एंड हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड. ये लिखा है ना, देखो, हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो अब लिखिए अप्लाइंग गॉस थ्योरम. अप्लाइंग या अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम. अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या आएगा, स्टेटमेंट डाल दीजिए. E डॉट ds ओवर क्लोज सरफेस E dot ds over the closed surface is equal to charge enclosed upon epsilon naught. Charge enclosed upon epsilon naught. ठीक है, तो इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, टोटल फ्लक्स. इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं. इसका डिस्कशन था कि जो फ्लैट फेस है उन पे फ्लक्स 0 है और जो कर्व सरफेस है उस पे फ्लक्स कितना है, A इंटू 2 पाई आर एल. तो वो लिख देते हैं, लिखिए जरा, E इंटू 2 पाई आर एल. E इंटू 2 पाई आर एल दैट इज इक्वल टू, अब देखिए चार्ज एनक्लोज कितना था, लैम्डा इंटू एल, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो हर एक चीज ना दिमाग में बैठनी चाहिए डायग्राम के साथ. डायग्राम की हेल्प से आपने अंडरस्टैंड किया कि जो चार्ज है एल लेंथ पे कितना आएगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन गया राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में टोटल फ्लक्स बताना था. फ्लक्स के लिए आपने क्लियर किया कि फ्लैट फेसेस पे 0 फ्लक्स है और जो कर्व फेस है उस पे E इंटू 2 पाई आर एल है. सो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ठीक है, देखते हैं, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. देखो ध्यान से, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. यहां से अब समझने को क्या मिलता है, समझने को मिलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी लीनियर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी. ऑब्वियस सी बात है यार, चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी. और दूसरा, जितना आप चार्ज से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड ने डिक्रीज करना है. पर एक नई चीज समझने वाली पता है क्या है, जो पॉइंट चार्ज था उसमें 1/r² आता था, इलेक्ट्रिक डायपोल में 1/r³ आता था, लेकिन ये जो लाइन ऑफ चार्ज है इसके केस में आ रहा है 1/r. सो दिस मस्ट बी टेकन गुड केयर ऑफ. तो बच्चों इसे प्लॉट कर देते हैं, देखें ऐसे करके.
इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। तो क्योंकि इनवर्स डिपेंडेंस है, कोई बताएगा जब इनवर्स डिपेंडेंस होती है तो कैसा ग्राफ बनता है? एनीवन? शाबाश। हाइपरबोला। स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम, अच्छा, मतलब कौन है स्ट्रेट लाइन वाला? नंदेश। नंदेश, हाइपरबोला। जब बेटा डायरेक्ट मैन यूजर होती है तब बनता है स्ट्रेट क्रिश है लाइन। सर। सर मैंने सर बोला क्रिश था, मैंने क्रिश बोला है सर। क्रिश ने बोला, क्रिश ने। अच्छा ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा फिर नंदेश बता? पैराबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पैराबोला नहीं, बोला हाइपरबोला बने। हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन बोला? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो थोड़ा सा ध्यान से याद रखो यार, तो बहुत बार कर चुके तुम लोग इसे, कोई पहली बार थोड़ी ना कर रहे हो। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होती है तो आता है स्ट्रेट लाइन, जब डायरेक्टली स्क्वायर पे डिपेंडेंस होती है तो बनता है पैराबोला, पैराबोला। इनवर्स डिपेंडेंस होती है तो बनता है हाइपरबोला, और इनवर्स में फर्स्ट पावर पे डिपेंडेंस है तो रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये याद रखा करो यार, ऐसे नहीं। तो ये बन गया आपका ग्राफ। ठीक है, ठीक है, डन। चलो बहुत बढ़िया। तो इसका न्यूमेरिकल आएगा ना, तो याद रखना है रिजल्ट, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अब यहाँ पे मैं आपको कंपटीशन के पॉइंट से एक चीज साथ साथ समझा देता हूँ। देखिए, अगर मेरे पास ऐसे कोई बहुत ही बड़ी लाइन ऑफ चार्ज हो, कोई लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज बोल दे या इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज बोल दे, तो एक ही बात होती है। ठीक है, इस इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज की वजह से डिफरेंस बिटवीन हाइपरबोला एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वंश देखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दोनों एक्सिस के लिए बिल्कुल सिमेट्रिक होता है, दोनों एक्सिस के लिए बिल्कुल सिमेट्रिक, मतलब y प्रोपोर्शनल टू 1/x। लेकिन अगर y प्रोपोर्शनल टू 1/x² होगा तो कोई एक ज्यादा तेजी से चेंज होगा, है ना। x जैसे x² है, सपोज डबल किया तो 4 टाइम्स इफेक्ट आ गया, एक को डबल किया दूसरे में 4 टाइम्स का इफेक्ट आया। जबकि इसमें क्या होता है, अगर आप r को डबल करोगे तो ये हाफ होगा, तो एक डबल तो दूसरा हाफ, एक 3 गुना तो दूसरा 1/3, तो ऐसे बनता है रेक्टेंगुलर। और सपोज r² होता तो r को डबल किया तो 1/4 हो गया, r को 3 टाइम्स किया तो 1/9 हो गया। इस तरह से एसिमेट्रिक जब चेंज होता है तो सिंपली हाइपरबोला बोल देते हैं, जब दोनों तरफ से सिमेट्रिक चेंज होता है तो उसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ये बन गया भाई। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ, कोई आपको बोले कि इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा। ये पतला क्यों हो गया भाई? चलिए आगे देखें, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और उससे r डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, अब मान लो ये पॉजिटिव है, मान लो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इस जगह पे जहां मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होगी, तो डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होगी, डायरेक्शन इन्वॉल्व Yes, होगी। sir. तो अब इस डायरेक्शन को आप जो मर्जी बोलो, आर कैप बोलना है, एन कैप बोलना है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वेक्टर फॉर्म में लिखने जाऊं तो ई बन जाएगा, ध्यान देना क्या लिखूंगा, 2k लैम्डा बाय आर इंटू आर कैप। अब ये मैंने कैसे लिखा, यहां देखो, ध्यान दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना है तो भाई 2 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी 2 आ जाना चाहिए, फिर क्लियर है, साथ में लैम्डा बाय आर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। तो यही चीज जो आपके सामने लिखी हुई है इसे 2k लैम्डा बाय आर भी लिखा जा सकता है। तो ऐसे आपको ये सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। ऐसे आपको ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद होना चाहिए। कोई नहीं नंदिश, मैं रिपीट कर देता हूँ। हमारा रिजल्ट आया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, उसे मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, यानी 2k लैम्डा अपॉन आर, साथ में आ गया आर कैप। अब तो क्लियर है? ठीक है, अब मैं इसको लेके जा रहा हूं सेमी इनफाइनाइट की तरफ। लिखिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। अब सेमी इनफाइनाइट का मतलब होता है भाई एक तरफ तो पता नहीं कहां जाके खत्म होगी, एक यहीं पे है, तो इट गोज टू इंफिनिटी।
ये बन गई सेमी इनफाइनाइट। इसकी भी लीनियर चार्ज डेंसिटी मान लो लैम्डा है, तो कोई बता सकता है यहाँ पे मैं r डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कंसीडर करूँ उसकी वजह से? इफ एनीवन कैन ट्राई टू गिव द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऐसे समझना, ध्यान देना, ये जो हमने इनफाइनाइट बना रखी थी, क्या ये दो सेमी इनफाइनाइट का कॉम्बिनेशन है? यस और नो? यस सर। ये जो जहां कर्सर दिख रहा है, इससे ऊपर भी सेमी इनफाइनाइट और इससे नीचे भी सेमी इनफाइनाइट हो गया, सेमी इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट। अब अगर मैं कहूं कि ऊपर वाली जो सेमी इनफाइनाइट है, ये वाली, इस सेमी इनफाइनाइट के यहाँ पे क्या क्या इफेक्ट है? पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड होता है कि इसका एक तो ये ब्लू आपको दिखाई दे ही रहा है, और इसका एक इफेक्ट इधर भी है ऊपर वाले का। ध्यान दें, जो ये ऊपर वाला आधा है, इसका कुछ इफेक्ट इधर है, कुछ इफेक्ट इधर है, जिसे कि मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको, देखते जाएं। नंदिश माइक ऑफ कर लो, इधर की तरफ और इधर की तरफ। अब जस्टिफाई करेंगे, तो जो ये नीचे वाला है, इसका इफेक्ट भी तो इस डायरेक्शन में और ऊपर की तरफ होना चाहिए, अवे की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ बना दिया। तो अब हुआ क्या कि इसने इसे कर दिया कैंसिल, तो जो ओवरऑल इफेक्ट आया वो इस डायरेक्शन में आ गया। तो ये बात मैं रिपीट करता हूँ, प्लीज ध्यान से देखना, क्रिश ध्यान से देखना बेटा। जो ये सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट का इफेक्ट आउटवर्ड जाता है। अब आउटवर्ड इधर भी और आउटवर्ड इधर भी। ऐसे ही यहाँ पे माना कि ऊपर वाले का इफेक्ट आया इधर और इधर, राइट, इधर और इधर, और नीचे वाले का भी इफेक्ट इधर और ऊपर की तरफ। अब क्योंकि ये दोनों सेम तरह की कॉन्फ़िगरेशंस हैं, तो ये दोनों कैंसिल करेंगे, इक्वल अपोजिट आएंगे, इधर दोनों के ऐड हो जाएंगे, इन दोनों का इफेक्ट। तो वो ऐड होके कितना आया? 2k लैम्डा बाय r। तो एक का कितना इफेक्ट होना चाहिए अकेले का? k लैम्डा बाय r। हाँ बिल्कुल, k लैम्डा बाय r होना चाहिए। तो ये बनता है जो हमें डायरेक्टली याद करना है। चाहे तो इसे इंटीग्रेशन से सॉल्व भी कर सकते हैं, बट मैं चाहता नहीं, पहले ही बहुत इंटीग्रेशन हो गया तुम्हारा। अब ध्यान से देख लो ये कैसे किया। अगर आप सेमी इनफाइनाइट कंसीडर करते हो तो उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और ऐसे बनाई जा सकती है, दोनों k लैम्डा बाय r, सच दैट कि आप उसका रिजल्टेंट अगर बनाएंगे इधर की तरफ बनेगा, ये बनेगा रिजल्टेंट, ये बनेगा कितना, बोल के बताओ कोई? √2k लैम्डा बाय अंडर रूट टू हाँ अंडर रूट टू k लैम्डा बाय r। क्रिश, अब तेरे को लग रहा है ये जो तूने एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते क्लास करी इससे इंप्रूवमेंट आई है? हाँ सर। बहुत फर्क है बेटा, बहुत फर्क है। √2 टाइम्स k लैम्डा बाय r, शाबाश, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर थे। तो ये आ गया रिजल्ट हमारा। अब यहाँ पे अप्लाई करो जहां मैं बोल रहा हूँ आपको, इनफाइनाइट के पॉइंट से दोनों कैंसिल हो गई, ऊपर वाले का भी इधर k लैम्डा बाय r और नीचे वाले का भी k लैम्डा बाय r, टोटल कितना हो गया? 2k लैम्डा बाय r, दैट्स इट। तो इसकी हेल्प से हमने सीख लिया सेमी इनफाइनाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो आप प्लीज इसे बना लीजिए। पॉजिटिव था तो इधर भी k लैम्डा बाय r, इधर भी k लैम्डा बाय r, और रिजल्ट आ गया √2 k लैम्डा बाय r। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे, कर लिया आपने? तो मैं इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आप लोगों को, वो करके बताएं मुझे। अब ना जो इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज थी, उस इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज को 90 डिग्री पे बेंड कर दिया गया है। मतलब ये ऐसे आ रही थी नीचे की तरफ और इधर बेंड कर दिया गया, इधर भी ये टू इन्फिनिटी जा रही है और इधर भी टू इन्फिनिटी जा रही है, और इसके ऊपर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। तो अब यहाँ पे मान लो ओरिजिन है 0 0, आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट having coordinates a, a। करो शाबाश, ध्यान से सुनो फिर से। एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज को इस तरह से 90 डिग्री में बेंड कर दिया। जो चीज इनफाइनाइट होती है वो हमेशा इनफाइनाइट रहती है, तो इधर भी इन्फिनिटी को जा रही है, इधर भी इन्फिनिटी को जा रही है। 90 डिग्री में बेंड किया, और जिसका बेंड था ये एग्जैक्टली ओरिजिन पे लाई कर रहा है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एट ए पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर a, a।
तो भाई a कोमा a का मतलब हुआ यहाँ से पहले इधर a आ जाओ, ये पॉइंट मान लो a है, और इधर भी a तक चले जाओ तो मान लो ये भी a है, तो इधर भी आगे आ जाओ और इधर भी आगे आ जाओ, तो ये पॉइंट बन गया अब a कोमा a। मुझे लगता है आप लोग आंसर कर सकते हो, तो मैं वेट करना चाहूंगा, √2 k lambda upon a। देखते हैं। मैं एक हिंट दे देता हूँ सिर्फ आप लोगों को, आपको क्या करना है, इसे भी एक सेमी इनफाइनाइट कंसिडर करो और इसे भी एक सेमी इनफाइनाइट कंसिडर करो, फिर दोनों का इफेक्ट यहाँ पे कंसिडर करके उसका रिजल्टेंट निकालो। क्लियर? करो, शाबाश, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं तुम्हें। देखिए ध्यान से, जो ये इधर वाली लाइन है इसकी वजह से इधर भी आउटवर्ड्स, इसकी वजह से इधर भी आउटवर्ड्स और इधर भी आउटवर्ड्स, ऐसा कुछ आना चाहिए। समझ सकते हैं? यस सर। इसकी वजह से इधर भी आउटवर्ड्स और इधर भी आउटवर्ड्स। लेकिन यार ये क्या मैं इसको अब एग्जैक्टली सेमी इनफाइनाइट सोच के सॉल्व कर सकता हूं? नहीं कर सकता। कारण क्या है? नहीं। कारण क्या है? कारण ये है कि इस पॉइंट के इधर भी देखो, ऊपर की तरफ भी लाइन है और नीचे की तरफ भी लाइन है, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन आना चाहिए ना। पर ये तो लिमिटेड हो गई इधर वाली, तो अब लिमिटेड के केस में क्या करें, उसका तो रिजल्ट हमें नहीं पता। सो एग्जैक्टली आपने जो अभी सीखा वो रिजल्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि नो डाउट इसके ऊपर तो सेमी इनफाइनाइट बन रहा है, लेकिन ये जो नीचे वाला पोर्शन है तो लिमिटेड पोर्शन है, तो जब तक हम इस लिमिटेड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीख नहीं लेते तब तक हम इसे यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको बाद में करवाऊंगा, अभी आप लिख के रख लो, यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख दो। टू सॉल्व दिस we need to know electric field due to finite line of charge। फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, ये मैं आपको इंटीग्रेशन से सॉल्व करवाऊंगा, वेट करेंगे, अभी नहीं, आज नहीं करवाऊंगा। तो पहले मैंने आपको समझाया कि आपको क्लैरिटी कैसे आनी चाहिए। सेमी इनफाइनाइट बोला तो भाई यही होना चाहिए कि एक तरफ लाइन दिख रही है दूसरी तरफ नहीं दिख रही, बट इसमें अगर आपको एक तरफ लाइन दिख रही है और दूसरी तरफ भी दिख रही है तो आप कह सकते हैं सर इसमें तो सेमी इनफाइनाइट का रिजल्ट यूज ही नहीं हो सकता। एग्जैक्टली नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन बना के देता हूं जिसमें यूज होगा। देखिए जरा, अब फिर से ये इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, इसका मिडल यहाँ पर है O, इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा है और इसके नीचे वाले पोर्शन में लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा है, और आपको यहाँ से r डिस्टेंस के ऊपर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिए। ये आप सभी कर सकते हो, राइट? अब इसमें क्लियरली ऊपर भी सेमी इनफाइनाइट है और नीचे भी सेमी इनफाइनाइट है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा, इसकी माइनस लैम्डा। बताइए जरा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? कम ऑन क्विक। हमें क्या सोचना होगा? ऊपर वाला जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव की वजह से इधर भी आउटवर्ड्स और इधर भी आउटवर्ड्स। जो मैंने ग्रीन बनाया ये प्लस लैम्डा की वजह से बनाया। अब मैं बना रहा हूं ब्लैक से, जो माइनस लैम्डा की वजह से। माइनस लैम्डा का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव की वजह से होगा इनवर्ड्स, इधर भी इनवर्ड्स और इधर भी इनवर्ड्स, नीचे की तरफ भी। तो इससे क्या हुआ, इस वाले पोर्शन में दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट हो गई, यहां भी और यहां भी, लेकिन यहाँ पे ऐड हो गई इस वाले पोर्शन में। तो ये हम सीख चुके हैं कि जो सिंगल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, के लैम्डा बाय आर होती है। तो ये वाले के लैम्डा बाय आर तो हो गए कैंसिल, लेकिन यहाँ पे जो के लैम्डा बाय आर है वो हो गए ऐड। तो आंसर कितना आ गया? 2k लैम्डा बाय 2 k lambda by r। मेरे ख्याल से सभी समझ पाए होंगे इसको। हाँ कनिष्का, यस सर। 2 के लैम्डा बाय आर डाउनवर्ड। नंदिश ने भी आंसर किया, एक्सीलेंट। साने ने भी आंसर किया, वेरी गुड। तो देखें सभी, ये पॉजिटिव पार्ट ये नेगेटिव पार्ट दोनों सेमी इनफाइनाइट, इसका इफेक्ट आया आउटवर्ड दोनों तरफ, ये नेगेटिव इसका इफेक्ट आया इनवर्ड दोनों तरफ, तो ये दोनों हो गए कैंसिल, यहाँ पे ऐड हो गए, ऐड होके
k लैम्डा बाय r दोनों का ऐड हो गया तो टोटल आंसर आ गया 2k लैम्डा बाय r। बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। मेरे ख्याल एक एप्लीकेशन और हम कर पाएंगे, लिखें जरा। टू फाइंड, ये थर्ड है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinite thin sheet of charge, thin sheet of charge लिखें। to find electric field due to infinite thin sheet of charge, infinite thin sheet of charge। चलो ट्राई करते हैं। अब थिन शीट ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? जैसे मान लो आपके सामने जो दीवार है ना, साइड में या सामने या ऊपर छत दिखाई दे रही है, ऐसी एक बिल्कुल पतली सी चद्दर, राइट, ऐसी एक बिल्कुल पतली सी चद्दर, पतला सा सरफेस जो इनफाइनाइट है, कहीं खत्म ही नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो एक बार डायग्राम बना ले मेरे साथ, ये बनाइए। कंप्लीट करें इसे। यह है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। कई बार ना इनफाइनाइट दिखाने के लिए क्या करते हैं, इसके जो एंड्स है ना, इन एंड्स पे ऐसे करके बना देते हैं, तो कोई खास बात नहीं है, एक ही बात है। और इसके ऊपर लिख दो प्लस सिग्मा, प्लस सिग्मा। अब सोचो मान लो आपके साइड में जो दीवार है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता, तो आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मानते? क्या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर नहीं आती बाहर की तरफ, ऐसे नहीं आती सर। सर यस सर। राइट, इस तरीके से बनती। तो क्या करें, आप एक सिलेंडर बनाएं, सिलेंड्रिकल सरफेस, वो सिलेंड्रिकल सरफेस इस पूरे सरफेस का कुछ एरिया एनक्लोज करेगा। देखते हैं जरा, कुछ एरिया, इतना एरिया एनक्लोज करवा देते हैं, ठीक है। अब यहां से ये बना दीजिए गॉसियन सरफेस, लाइक दिस। ये इधर है, ऐसे ही पीछे की तरफ ले जाइए, बनाइए, शाबाश, ये बन गया। डायग्राम कंप्लीट करो, फिर लिखेंगे। आपको हल्का हल्का आइडिया लगने लगेगा कि जैसे एक शीट होती है, शीट के बिल्कुल बीचों बीच ऐसे सिलेंडर पास कर रखा है, ऐसे। तो इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और इसके बीचों बीच आपने एक सिलेंडर पास किया है। तो डियर, जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं आप, जिसको मैंने हल्का सा ब्लू कर दिया, ये मान लीजिए एरिया ए है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एरिया ए है तो यहाँ पे भी एरिया ए होगा और यहाँ भी एरिया ए होगा, राइट, क्योंकि हमने एक यूनिफॉर्म सिलेंडर पास किया यहां से। अब देखो, जो शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ऐसे आएगी, इसके परपेंडिकुलर इधर, और इधर भी बाहर की तरफ आएगी, यहां पे दोनों तरफ आ गई बाहर की तरफ। अब देखना, तीन सरफेस बनाते हैं हम सिलेंडर के, तीनों में से जो फ्लैट सरफेस है उनके तो होगी परपेंडिकुलर, और जो है कर्व्ड सरफेस उसकी हो गई, सोचो कैसे, पैरेलल। पैरेलल। वेरी गुड, समझ पा रहे हैं आप, गुड। तो अब लिखना शुरू करते हैं। राइट डाउन, कंसीडर an infinite thin sheet having uniform surface charge density sigma. Consider an infinite thin sheet having uniform surface charge density sigma. फिर लिखें
ड्रॉ अब देखो कैसा गॉसियन सरफेस है, सिलिंड्रिकल। ड्रॉ ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, cylindrical Gaussian surface enclosing area A as shown. Cylindrical Gaussian surface enclosing area A as shown. वो आप देख सकते हैं, एरिया A enclosed है इसके अंदर। अब लिखिए, it is clear that electric field is parallel to curved surface. It is clear that electric field is parallel to the curved surface and hence no electric flux is linked with this surface. No electric flux is linked with this surface. ठीक है? Whereas next line में आ जाना, whereas electric field is perpendicular. Electric field is perpendicular to the flat faces. Resulting in electric flux E into A. आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने E कंसिडर किया है और ये एरिया हमने A कंसिडर किया है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इट, सो रिजल्टिंग इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स E into A for each face. ठीक है? अब लिखो Q enclosed. देखो जरा एनक्लोज चार्ज कितना है, ध्यान दें। सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, और एरिया कितना एनक्लोज कर लिया? ए। तो कोई बोल के बताए कितना चार्ज हो गया? सिग्मा। शाबाश, लिख दीजिए। चार्ज एनक्लोज इज सिग्मा इंटू ए। ठीक है, अब लिखिए सर एक बार ये फिगर दोबारा समझा दो, उस टाइम सर नेटवर्क में दिक्कत होगी सर मेरे। मैंने पूरा ही दोबारा समझा दूंगा, यहां से आगे आप लिख लो एक बार। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं? इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हैं, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखते हैं E डॉट ds ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपने फ्लक्स तो सारा सॉल्व कर ही लिया, आप बताओ टोटल फ्लक्स कितना लिखूं, EA या 2EA? देखो EA इधर और EA इधर, 2EA। तो लिखिए प्लीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया ट्वाइस ऑफ EA और चार्ज एनक्लोज है सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट। तो भाई इसमें A से A हो गया कैंसिल, तुम्हारा एक्सप्रेशन आया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मैं एक बार ये पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा से। देखो बच्चों, हमने कंसिडर की इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज और उसके ए एरिया को एनक्लोज करता हुआ एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया। इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज कर दिया? सिग्मा इज चार्ज ऑफ यूनिट एरिया, ए एरिया का कितना हो गया? सिग्मा इंटू ए। और ध्यान दें, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिलिंड्रिकल सरफेस के पैरेलल बनेगी, ऐसे बाहर की तरफ इधर भी, तो नेट फ्लक्स 0 बनाएगी, लेकिन इन सरफेसेस के है परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, एरिया A है, EA EA,
तो अब अल्टीमेटली हमने लिख दिया टोटल फ्लक्स 2a और चार्ज एनक्लोज सिग्मा अपॉन फिर एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। ठीक है, अभी मुझे +1 की क्लास शुरू करनी है तो अभी कॉल ऑफ करता हूँ, कल ये दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा आप लोग ढंग से। अच्छा कल क्या, आप तो मंडे को मिलेंगे +2 के लिए, कल करेंगे +1 की क्लास। ठीक है बच्चों, संडे को आपका टेस्ट है, सिलेबस बता दिया, मंडे को उसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। थैंक यू वेरी मच, यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। राइट।